तो आपने वहाँ तक नोट कर लिया था। तो अभी हमने हमारा लैम्डा एम और लैम्डा एन का रिलेशन देखा था। अब अगर हम इसको डिस्कस करें कि रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, तो देखो मैं लैम्डा एम को डिवाइड कर देता हूँ लैम्डा इक्विवेलेंट से। तो अगर मैं लैम्डा एम को लैम्डा इक्विवेलेंट से डिवाइड करूंगा, लैम्डा एम का फॉर्मूला आया था हमारा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लैम्डा इक्विवेलेंट का आएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा और इनको काटाकुटी करेंगे तो ये आएगा एन बाई एम, यानी कि लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट कप्पा इंटू 1000 बटे एम, कप्पा इंटू 1000 बटे एन। तो जब मैं इनको कट करूंगा तो एन बाई एम आएगा। और हमने मोल कंसेप्ट में ये पढ़ा हुआ है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, यानी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। याद करो संयोजकता स्थिरांक आता है, मोलरिटी आती है, ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं, मोल्स आते हैं। तो अगर हम उसमें पुट करेंगे तो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी में मैंने मोलरिटी रख दिया, तो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर में जब इसको रखूंगा तो क्या मोलरिटी से मोलरिटी कट जाएगा, तो हमारा मोलरिटी से मोलरिटी कट जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला लास्ट में बनेगा वो ये रहेगा कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। होता क्या है, हमें ये याद रहता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। याद रखना लैम्डा में यानी कि कंडक्टेंस के अंदर ये इंप्रोपर यानी कि रेसिप्रोकल साइड आएगा, तो रेसिप्रोकल साइड आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अब लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अब इन फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम यूज करना चाहें तो हम बहुत सारी इक्वेशन बनते हैं और एक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है, उसे हम कहते हैं कोलराश लॉ। तो अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो आपने जब पोस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा होगा तब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, यानी कि जब ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिफरेंस है वो यही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हरदम 100% टूटेगा। तो यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है 100%, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है ये 1 या 5% के बीच में। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो हमें ये याद रखना है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अल्फा इनका 100% होता है, इनका अल्फा 100% हरदम होगा चाहे आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो, वॉल्यूम कितनी हो। क्योंकि आपने ध्यान देखा होगा कि ऑस्टवाल्ड के लॉ के में ही हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी एंड रूट वी, इसका नाम ही डाइल्यूशन लॉ। ये कहता है कि भैया ये सेल है, इसमें आप पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, इतना पानी मिला दो कि अनंत पानी हो जाए, तो जो डाइल्यूशन डिसोसिएशन जो है वो कितना हो जाएगा 100%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 यानी कि 100% हरदम होगा किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी वॉल्यूम पे। इनका अल्फा 1 कब होगा जब आपका डाइल्यूशन क्या है 100% या इनफाइनाइट, वो हम कभी नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है जब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो सकता तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कभी 1 या 100% नहीं हो सकता। जनरली जो हमारे एसिटिक एसिड हुए जो भी हमारे एसिड्स और बेसेस होते हैं उनका अल्फा बहुत कम होता है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को मद्देनजर रखते हुए और लैम्डा एम को यूज करते हुए साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी जो कभी कभी हमारे पेपर में ग्राफ के रूप में आती है, इसे कहते हैं डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। क्या बोलते हैं डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। इसमें क्या होता है फॉर्मूला जो है सीधे याद रखना है, ये होता है लैम्डा एम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ये देखो देखने में साफ लग रही है ये क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसमें देखो जो लैम्डा है अपन जो बात कर रहे हैं कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस किसी सी कंसंट्रेशन पे, देखो ये क्या हो सकता है मैं क्या करूं डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दूं तो जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो उसका जीरो आएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट कर दूं तो मोलर कंडक्टेंस जो आएगा वो इनफाइनाइट के रूप में आएगा। ऐसे मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, तो यानी कि सी कंसंट्रेशन पे जो आएगा वो ये है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आएगा वो लैम्डा इनफाइनाइट है, वो क्या होगा माइनस बी रूट सी। जो ये बी है ये क्या होता है ये डिवाई का एक कांस्टेंट होता है
जो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और बहुत सारी चीजें होती है जिस पे डिपेंड करता है डिवाई कांस्टेंट। हम इसको इतना स्टडी नहीं करेंगे डीप में, इक्वेशन याद रखनी है। और ये रूट सी यानी कि कंसंट्रेशन का अंडर रूट होगा, ये समझ में आ रही है बात। तो यानी कि लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। अब जब मैं इसको स्ट्रेट लाइन के समक्ष रखता हूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये m हमारा b बनेगा, x हमारा रूट सी बनेगा और c हमारा बनेगा लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन को रख के यानी कि इस पैरामीटर को रख के जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन इसलिए आया क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हरदम 100% होता है। कब, चाहे वॉल्यूम आपकी जीरो हो, चाहे आपका डाइल्यूशन कितना भी हो, इसका अल्फा 100% होता है। तो इसलिए अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कर्व आएगा स्ट्रेट, और अगर मैं इसको पीछे तक खींच दूं तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये आपका सी हो गया यानी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट। वाई क्या है आपका, वाई क्या है, ये लैम्डा एम सी। और ये देखो इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टच कर गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। और जहां कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता जीरो होती है मतलब कि इस पानी के अंदर कोई आयन है ही नहीं, तो आयन नहीं है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो जो लैम्डा एम आएगा रूट सी के कर्व में वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट कर्व होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसका लैम्डा एम सी से या लैम्डा एम इनफाइनाइट से क्या पता कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन का रिलेशन स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा 100% 1 नहीं हो सकता, इसलिए कर्व पैराबोलिक हाइपरबोला टाइप आएगा, हाइपरबोला डिक्रीज होगा यानी कि 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल साइन। वैसे भी पता है यहाँ पे 1 अपॉन रूट सी है तो कंसंट्रेशन 1 अपॉन रूट सी के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो ये फॉर्मूला है डिवाई-हकल-ऑन-सागर। तो अब जो डिवाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन जो आई और रिलेशन आया, इसके हिसाब से हमारा एक फेमस लॉ जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिससे कभी कभी क्वेश्चन आते ही हैं, उसे कहते हैं कैलाश लॉ, सॉरी मतलब कॉलराश लॉ। ये क्या कहता है, इसने कहा कि साहब आपने ये पानी का बीकर लिया है, इसमें आपने आयन डाला या कोई भी कंपाउंड डाला। अब कंपाउंड जो है उसको पानी में डालोगे तो उसमें टूटेगा, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूटता है। तो बोले जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटेगा तो उसके अंदर कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा। तो जब कैटायन एनायन बनेंगे तो उसका डिसोसिएशन पूरा होगा, तब क्या होगा, हर जो डिसोसिएटेड पार्ट है, सोचिए सोडियम क्लोराइड पानी में डाला, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम इसका कैटायन एनायन, तो कैटायन एनायन का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटिव होगा लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आता है उसके अंदर कैटायन का जो रोल है और एनायन का है वो डेफिनेटिव होगा, फिक्स। वो ऐसे नहीं होगा कि कैटायन एनायन को देख के बदल जाए एनायन कैटायन को, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है एनायन कैटायन का वो फिक्स होगा। यानी कि एनायन कैटायन का कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, डेफिनेटिव होगा। वो कैटायन का एनायन की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा और एनायन का कैटायन की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटिव होगा। ये लॉ था हमारा कॉलराश लॉ। ये इसने कहां से ड्राइव किया, इस ग्राफ की मदद से। एनसीईआरटी में आपके एक कर्व दिया हुआ है, पेपर में जाने से पहले कर्व एक बार एनसीईआरटी में पढ़ जाएं, क्योंकि एम्स का जब पेपर होता था तो इससे बहुत से असर्शन रीजन इस क्वेश्चन से बनते थे। ठीक है, तो अब जो कॉलराश का लॉ था इसने कहा भाई कैटायन का भी रोल होगा एनायन का भी रोल होगा, तो कैटायन और एनायन का रोल मिला के क्या होगा, टोटल लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। यानी कि जो टोटल इनफाइनाइट लैम्डा इक्विवेलेंट है वो कैटायन और एनायन के बराबर होगा और ये हमारा मेन पोर्शन होगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला पेपर में आएगा, वो दे देगा जैसे कि NH4OH दे दिया आपको, बोलेगा NH4 प्लस का ये है, OH का ये है, NH4OH का बताओ, दोनों को ऐड कर देना। अब कितना इजी क्वेश्चन तो वो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ना देके मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेगा। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये तो फिक्स रहने वाला है कैटायन एनायन का, फिर एनायन और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी दे दे या एनायन और कैटायन की इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टिविटी दे दे, वो तो एक ही है। तो यानी कि एनायन कैटायन की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सेम है। जब आप मोलैरिटी मोल
ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी में तो मैंने कुछ नहीं लिया, सीधा सीधा लिया, पर अब मोलरिटी जब आएगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन, तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ एनायन, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन दोनों आएंगे, तो ये हमारा आएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वो उनके कैटायन के नंबर और कैटायन के एनायन के नंबर पर डिपेंड करेगी। अगर कैटायन नंबर एनायन का नंबर बराबर है तो इनको सीधा ऐड कर दीजिए, अगर अलग अलग है तो उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, और अगर लैम्डा इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक की पूछा है तो ये सीधा आ जाएगी। अब देखो इसमें लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पूछ ले और आपको जो कंडक्टिविटीज दे रखी है वो किसमें दे रखी है, मोलर में, यानी कि देखो इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट से पूछे तो दोनों को ऐड कर दो, मोलर का मोलर से पूछे तो मोलर में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को मल्टीप्लाई कर दो। अब इक्विवेलेंट पूछ ले मोलर देके तो यहाँ पे किसका यूज होगा, चार्ज का, मोलर कंडक्टिविटी को उसके कैटायन के चार्ज से डिवाइड कर दो, एनायन की को एनायन के चार्ज से डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि यह रहेगा लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा एम कैटायन अपॉन उसका चार्ज, एनायन अपॉन उसका चार्ज। तो ये हमारा हो जाता है कोलराश लॉ। ये तीनों फॉर्मूले, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये एक से एक बढ़कर हैं और इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। तो आप अभी यहाँ तक एक बार नोट कर लो, जो समझ में आया समझो, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। लिख लिया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, यानी कोलराश लॉ की एप्लीकेशन दो ही है, एक तो यही है भाई एनायन और कैटायन की आपको क्या करेगा, वो कंडक्टिविटी दे देगा। अब क्या होता है, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेके आते हैं, ये कहते हैं भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायल्यूशन में लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा एम पूछ लेगा, क्वेश्चन वही है। वो क्या करेगा, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl सॉरी NH4OH, वो क्या करेगा NH4 प्लस और OH माइनस की या तो आपको मोलर कंडक्टिविटी दे देगा या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे देगा, पर इन दोनों की मदद से कोई सी भी कंडक्टिविटी पूछ लेगा, आपको क्या करना है, जस्ट ऐड कर देगा। तो यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर पूछा जाए तो ऐसे पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद करो, आपने कहा निकाला था ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, आपने ये फॉर्मूला यूज किया था वहां पे K/Kb = C α², यानी कि जब आपने ऑस्वाल्ड का डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था तब आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका था C α², K और अपॉन Kb आपका था C α²। तो ये क्या कहता है, किसी का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, उसकी C कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि C और इनफाइनाइट में से वो एक देगा, एक निकलवा लेगा, यानी कि C दे देगा, इनफाइनाइट इस वाले तरीके से निकलवा लेगा और अल्फा पूछेगा। और आजकल तो क्वेश्चन वो अल्फा नहीं पूछता, वो क्या पूछता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि या तो एसिडिक कांस्टेंट या बेसिक कांस्टेंट या कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट वो पूछेगा K और Kb। तो आपको क्या करना है, K और Kb क्या होगा, ऑस्वाल्ड के अकॉर्डिंग C α² होगा, यानी कि ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा C α²। यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन था ये मैथमेटिकल पोर्शन था जो हमें डील करना था, इसमें फॉर्मूलेज थे वो हमने देख ली है। अब आता है सेल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन आने की फुल उम्मीद होती है। देखो जो हमारे 12th के अंदर हिसाब से हम देखें तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहते हैं, देखो सेल दो तरह के हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप केमिकल कंपाउंड को तोड़ोगे। यहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के कारण, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई टूटेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को दूसरा नाम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। कई बुक आप पढ़ोगे कई बार क्वेश्चन वो सीधा कहता है ना गिवन गैल्वेनिक सेल, तो सीधा गैल्वेनिक सेल के बारे में वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पढ़ रहे हो तो क्या होना चाहिए, गैल्वेनिक सेल नाम याद होना चाहिए। और जो हमारी बुक में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दे रखा है वो है हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल सीधा सीधा पेपर में पूछेगा कि हमारा डैनियल सेल है, इसका क्या होगा। एक तो डैनियल सेल का पोटेंशियल आप हरदम याद रखना कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है, साइंटिस्टों ने निकाल के देखा, डैनियल सेल को रखा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला तो कितना आया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब ये सेल क्या होती है, आप सबने कंसेप्ट समझा हुआ है, आपको याद होगा। दो रोड होती है, इधर मैंने जिंक की रोड लगाई, इधर कॉपर की रोड लगाई और तार लगा दिया। अब आपको पता है जिंक और कॉपर यानी कि मान लीजिए दो एलिमेंट है, तो हमारी इस आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी एक सीरीज होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये बताती है कि भाई जिंक और कॉपर तुझमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। यानी कि टेंडेंसी या कैपेबिलिटी टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो टेंडेंसी होती है उसको बताने के लिए हम जो यूज करते हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम देखेंगे तो अगर हम जिंक को रखें और हमारे कॉपर को रखें तो हमें ये पता पड़ता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन अच्छा होता है और कॉपर का रिडक्शन। अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं जब ये सब याद रहता है, आपको याद भी होगा। तो जिंक और कॉपर होती है, तो जिंक का क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब जिंक का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाना यानी कि पॉजिटिव चार्ज आना। तो जिंक क्या होगा, ये जिंक की रोड थी, मान लेते हैं जिंक की रोड थी 10 ग्राम की, आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पटकी, कॉपर की थी कॉपर सल्फेट में पटकी। अब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी वाले एलिमेंट लगे हुए हैं। ऑक्सीडेशन अलग तरह से होता है, रिडक्शन अलग होता है, ऑक्सीडेशन अलग होता है, रिडक्शन अलग होता है। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल, एक विभव जनरेट होता है, इसको कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। यानी कि डैनियल सेल जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का प्रकार होता है, यानी कि ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, और इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कौन सा होगा, रेडॉक्स पोटेंशियल। तो रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो जिंक का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक रोड में पड़ा हुआ है, मान लीजिए जिंक जिंक चिपका हुआ है रोड पे, सॉल्यूशन में जाएगा किस फॉर्म में, भाई सॉल्यूशन में तो हर जो भी मेटल होगा वो उसकी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जिंक टूट टूट के जिंक +2 में गया। अब जिंक +2 में गया तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, भाई जिंक जब जाएगा तो जिंक का और 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लेके जाएगा, दोनों कूद गए यहाँ पे, जिंक +2 पानी में मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन तैर रहे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तैर रहा है। कॉपर की बात करो, कॉपर क्या कर रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो जो भी कॉपर सल्फेट पानी में पड़ा है, ये कॉपर सल्फेट पड़ा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुए, दोनों मिलके दोनों ने गुट बनाया और जाके चिपक गए। तो यानी कि कॉपर की रोड पे चिपकते गए चिपकते गए। तो कॉपर की रोड पे कॉपर +2 चिपकेगा कि पूरा कॉपर चिपकेगा, कॉपर चिपकेगा। तो अगर यहाँ पे पूरा कॉपर चिपकेगा तो इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये भी सब जाके इसमें चिपकने लग गए। तो यानी कि सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए कूद के, यानी कि कॉपर की जो रोड थी इसके जो इलेक्ट्रॉन थे कूद के रोड पे चले गए, और रोड पे जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन गया। देखो कॉपर जब जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब इसको जोड़ने के लिए देखो बाहर तो हमने सर्किट बना रखा है, एक पोटेंशियल मतलब क्रिएट करने के लिए पूरा सेल डायग्राम बना रखा है। अब अंदर से इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक यूज करते हैं आर्टिफिशियल सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज आपको भी पता है, सेतु, सॉल्ट यानी कि लवण, लवण सेतु, ये दो सॉल्यूशंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये इनर्ट होता है, कोई रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ये सिर्फ इनको इलेक्ट्रॉन को जाने में मदद करेगा और आयनिक बैलेंस बनाने में मदद करेगा, यानी कि पोटेंशियलिटी को बनाने में। जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो, बाहर की टर्म है, जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो, न्यूट्रलिटी बनाए रहे, इनर्ट मीडियम बना रहे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, जिलेटिन और अगार, आपने पढ़ा होगा, फंगस पढ़ी होंगी, बेसिडोमाइसिटी का छोड़ो। तो जिलेटिन अगार जो होती है, जिलेटिन अगार से पिलपिला सा सॉल्यूशन है जिसमें अपन ने KCl, KNO3, Na2SO4 ये डाल दिया और एक सेतु का निर्माण किया, सॉल्ट ब्रिज का निर्माण किया, यानी कि एक सेतु बन गया। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यू बह रहा है तो करंट क्या उल्टी होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जहां बहता है उसकी करंट उल्टी होती है। तो मैं क्या इस वजह से एक बात कह सकता हूं कि बाहर के सर्किट में तो करंट कहां से कहां जा रही है,
एनोड से कैथोड। बोलो, एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट अपना बह रहा है वो कहाँ बह रहा है, कैथोड से एनोड। और इंटरनल सर्किट, ये तो अंदर का सर्किट है, ये इलेक्ट्रॉन बह रहा, तो करंट क्या यू आ रहा है। करंट अगर यू आ रहा है तो हमारी करंट क्या एनोड से कैथोड जा रही है, नहीं जा रही है। तो यानी करंट जो होती है एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड, और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड कैथोड से एनोड, ये इस तरह से मूव होता है। हमें इतना लंबा प्रोसीजर याद नहीं रखना, एक शॉर्ट टर्म है वो याद रख लेना। कि आपके डैनियल सेल में आपके लेफ्ट साइड, ये भी राइट साइड, ये भी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन। और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एनोड। और एनोड पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। ध्यान, किस पे क्या चार्ज आ गया, एनोड पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, लोन लेना है भैया आपको डैनियल सेल में, तो लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव चार्ज। अब देखो हम इसकी सेल रिएक्शन लिखें तो देखो क्या हुआ, जिंक का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो जिंक प्लस 2 में गया। कॉपर जो था 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस होगा, अपचयन होगा। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, रिड्यूस। तो यानी कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड, कॉपर एक्वस, जिंक एक्वस। तो यानी कि ये डैनियल सेल की एक सेल रिएक्शन होगी जहां कॉपर का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन। चलो ये तो डैनियल सेल होगी। अब ऐसी जो सेल होती है, आज मानो मैंने जिंक की जगह कोई और मेटल रख दिया, यहाँ रख दिया, तो उसको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। वो जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो होता है कि आप जब भी सेल की रिएक्शन लिखोगे तो हरदम ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड होगा एनोड और राइट साइड कैथोड। मैंने पहले ही बताया लेफ्ट साइड एनोड, तो यानी कि सॉल्ट ब्रिज बनाया, कॉपी में लिखते वक्त इस तरफ होगा एनोड, इस तरफ होगा कैथोड। तो अगर मैं इसमें लिखने लगूं तो एनोड क्या है, जिंक, और जिंक में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक किस में गया है, जिंक प्लस 2 में। फिर सॉल्ट ब्रिज, ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। फिर कैथोड, कैथोड में क्या हुआ, रिडक्शन, कॉपर प्लस 2 किसमें गया, कॉपर में। तो ये जो हमारी होती है डैनियल सेल, इससे क्वेश्चन सीधा नहीं बनेगा, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ, एनोड का क्या हुआ, कैथोड का क्या हुआ, सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ एनोड होता है, उस तरफ कैथोड होता है, इसका पोटेंशियल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी हुई। अब हमारा इस टॉपिक में एक तो पोटेंशियल निकालने का तरीका और नन्स इक्वेशन, और उसके बाद लास्ट रह जाएगा फैराडे लॉ। यानी ये वाला पार्ट हम इसके बाद करेंगे, आप इसको लिखिए, आपको 10 सेकंड मिलते हैं।